हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो हम लोग जो है सो आपको याद है कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आर्टिकल वाइज इसको डिस्कस कर रहे थे, हर एक आर्टिकल की क्या मीनिंग है। और नॉर्मल लाइफ में हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक नॉर्मल पर्सन है तो उसको कैसे समझना है। ठीक है, तो आसान भाषा में इसको हम लोग समझ रहे थे। तो उसी सीरीज में हम लोग का आपका जो है सो आर्टिकल नंबर 22 तक हमारा हो गया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 तक हम लोग क्या हुआ डिस्कस कर लिए थे। अंडर आर्टिकल 22 तक हमारा जो है सो डन हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, 23 की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि आर्टिकल नंबर जो 23 है ये उसका एक्चुअल कंटेस्ट है कि इसमें ऐसा ऐसा चीज़ लिखा हुआ। ठीक है, हम लोग जो है सो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहता है, यह कहता है आपका पहला चीज़ तो यह बोलता है कि फोर्स लेबर, ठीक है, या दूसरा चीज यह है आपका बेगार। तो इसका समझना पड़ेगा, मीनिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस मीनिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक्चुअल में यह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि यह आर्टिकल जो है आप समझना कि आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल जो 21 है वह क्या चीज़ का अधिकार देता है। आप लोग रिकॉल करना, नहीं रिकॉल है तो आप हमारा जाके पुराना वीडियो देखिए। आर्टिकल 21 बोलता है, ठीक है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हम एक दिन पहले आपको डिस्कस किए जब हम बता रहे थे। राइट टू लाइफ का मैं है आपका तो राइट टू वर्क आपका जो है सो राइट टू स्लीप। तो इसमें वैसे ही है, बहुत सारा है इसमें, लगभग 22-23 एक सूची है। जितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके जीने में, आपके जीने के अधिकार में या जीने में ज़रूरत पड़ती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में आती है। इस चीज़ को एक जनरली जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर बताया जाए तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ से रिलेटेड हैं उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। जैसे वाटर, यहाँ पे क्या है, वाटर हो गया, या फिर जो है सो एयर हो गया। ठीक है, इसके बिना लाइफ चल नहीं सकती है। तो इसको जो है सो ये फंडामेंटल राइट है और सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें वाटर, एयर और जो है सो काम, ये सारा चीज सरकार हमें दे। और कोई अगर इसमें बाधा पहुंचा रहा है तो सरकार बाई लॉ उसको रोके, मतलब कि प्रोहिबिट करे कि यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज दिस पार्ट इज कंक्लूड इन द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। तो इसी से निकल के आर्टिकल नंबर 23 आता है। यहाँ से आपको होना चाहिए राइट टू वर्क, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए कोई आदमी है, मजदूर है, कोई लेबर क्लास है, तो लेबर क्लास जो है सो जाहिर सी बात है कि बिना मजदूरी किए कैसे खाएगा। ठीक है, उसे वर्क तो करना पड़ेगा ना, तो वर्क करना पड़ेगा। तो अब यह जो वर्क होगा तो जाहिर सी बात है कोई वर्क करेगा तो उसको आप क्या देते हैं, यहाँ से मेहनताना देते हैं। ठीक है, कोई काम करता है तो आप उसको क्या देते हैं, उसका वेज देते हैं। ठीक है, उसका वेजेज हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये आर्टिकल क्यों जोड़ा गया, इसके पहले के इसके लिए हमें कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको याद होना चाहिए। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, चलिए ठीक है, इसी में थोड़ा सा जगह की कमी पड़ जाती है। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो आपको याद होना चाहिए कि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका 1792-93 में जो है सो आपका एक एक्ट आया था, उसको जमींदारी एक्ट कहा गया। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इसमें क्या किया गया, पहले क्या था कि ईयर वाइज जो है सो रेवेन्यू का सेटलमेंट होता था। यहाँ पे क्या किया गया कि जो है सो यहाँ पे रेवेन्यू जो है सो अंग्रेज जो है सो जो जमीन है वो जमींदार को दे देंगे और उसके बदले साल भर में जो है सो जमींदार वह जमीन को वैल्यू वसूलेगा, 89% सरकार को दे देगा और 11% खुद रखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस मालिक का मालिकाना हक जो है किसके पास चला गया, जमींदार के पास चला गया। अब यहाँ पे जो भारत के जो देशवासी थे वो क्या है कि जमींदार के हाथ के क्या हो गए, कठपुतली हो गए। जमींदार के हाथ के जब कठपुतली हो गए तो अब जाहिर सी बात वो जमीन किसका है, भले आप यहाँ पे काम कर रहे हैं,
जोत रहे हैं, बो रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वह जमीन किसका है? तो जमींदार का है। तो इसलिए जो है सो आपको पता है कि जमींदारी उन्मूलन कानून लेके आया गया ताकि जो है सो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए जो है सो इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है उसको बर्बाद किया। तो उसमें जो है उसी में परमानेंट सेटलमेंट में था कि जो है सो लैंड का मालिकाना हक किसके पास चला गया? तो जमींदार के पास चला गया। अब जो जमींदार है, आप हमारा भले जमीन है लेकिन उसका मालिक कौन है? ये जमींदार है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप उसका रेंट नहीं चुकाते हैं तो आपका जमीन जमींदार जो है सो दूसरे को बेच देता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो मान लीजिए कि यह एक लैंड का टुकड़ा है, यह लैंड का टुकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका, चूंकि ये मान लीजिए आप यहाँ पे ये इसके मालिकाना हक है, लेकिन जमींदार इसका एक्चुअल जो है सो राइट किसके पास में है? तो आपका जो है सो आपका जमींदार के पास में है, समझ लीजिए। परमानेंट इसका मालिक कौन है? तो यह जमींदार हो गया। अब क्या है कि अब जाहिर सी बात है कि ये सारा चीज इनकी एक्टिविटी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो जब इसके इर्द गिर्द घूम रही है तो यहाँ पे लोग क्या करने लगे कि जो है सो आपका बिना पैसा दिए काम कराने लगे। मतलब ये जमींदार जो थे, यहीं से ये नियम आता है कि जो जमींदार थे इनको बिना पैसा दिए अपने खेतों में दिन बांधिए कि इतना दिन तुम हमारे खेत में काम करोगे, इतना दिन तुम अपने खेत में काम करोगे। तो हमारे यहाँ कुछ लोग बताते हैं कि पुराने जमाने में उसके आदमी जमींदार घर में एक भी हल बैल नहीं था, उसके यहाँ 60 हल बैल उसके खेतों में डेली चलते थे। तो क्यों? क्योंकि उसका वो पैसा नहीं देता था, ठीक है। उसके बाद में जितनी इनकी मेहनत ना, जिनकी अच्छी चीजें होगी ये सब इसके पास चली जाती थी। तो उसी में आया कि ये जो है सो फोर्स लेबर, या और दूसरा है बेगार। तो एक फोर्स लेबर है। फोर्स लेबर का मतलब क्या है कि अगर तुम हमारे यहाँ काम नहीं करोगे तो तुमको ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मारपीट के काम कराना। पहला चीज है कि मारपीट के काम कराना, वेज नहीं देना, उसको फोर्स लेबर कहा गया। और दूसरा चीज है बेगार, मतलब कि काम तो किए लेकिन उसका पैसा उसके अमाउंट में नहीं मिला। मान लीजिए कि हमने 100 रुपए काम किया, हमको 20 रुपए मिला, तो इसको बेगार ही कहा जाएगा। तो ऐसा जो है सो पहले के जमाने में बहुत होते थे। और SC ST कम्युनिटी के लोग जो थे, जो ऊंचे कास्ट के लोग थे, उनके यहाँ वो बस खाने के लिए काम करते थे और पूरी जिंदगी निकल जाती थी। और उनको जो है सो उनको स्लेव कहा जाता था। और वह स्लेव जो है सो अपनी शादी स्लेव में ही कर सकता है। तो मतलब एक बहुत ही मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में ऐसी कुप्रथा थी। तो उसी को रोकने के लिए जो है सो प्रोहिबिट द फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब यहाँ पे फोर्स लेबर तो हो गया, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है कि जितनी भी वोमेन थी उनका जो है सो गलत तरीके से यूज होता था, ठीक है। तो इसको अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल लेके आया है, प्रोटेक्शन ऑफ द जो भी इसमें शामिल है उनको कैसे बचाया जाए, कैसे एंट्री करें, उनको कैसे रिहेबिलिट किया जाए, इसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो प्रोविजन ऑफ द फोर्स लेबर। और इनके मान लीजिए कि ये घर ये जो है सो किसान है, तो ये भी काम कर रहा है, साथ में इसकी औरतें भी काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों का मोलेस्टेशन होता था। तो इसको ये दो चीजें था कि जमींदार ही, और ये काम कौन करते थे? जमींदार ही करते थे। सबसे बदमाश थे, ठीक है, ऊंचे क्लास के लोग और सबसे बदमाश। तो ये क्या है कि जो है सो इनके बच्चे भी यहाँ मतलब कि एक्सप्लॉइट हो रहे थे और खुद भी हो रहे थे। तो इन दोनों चीज को रोकना था। तो पहला जो फंडामेंटल राइट कहा गया कि अब मतलब कि जब ये हमारा देश जो है सो, हमारा संविधान जो है सो लागू हो गया 1949 में, जब लागू होने के बाद में कहा गया कि आज के बाद में कोई भी आदमी फोर्स लेबर पर जबरदस्ती काम नहीं कराएगा। अगर जबरदस्ती काम कराएगा तो उस पर जैसो CRPC के धारा के हिसाब से केस दर्ज हो जाएगा। दूसरा चीज है कि किसी का भी जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब खरीद बिक्री नहीं होगा। और जनरली जो है सो लोगों का खरीद बिक्री होता था या तो नौकर के लिए और नहीं तो उसको जो है सेक्सुअली मोलेस्ट करने के लिए, ठीक है, या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये दो चीजों को पहला जो है सो यहाँ से ये जितनी सारी कुरीतियां थी, यह लॉ जो है सो आपका क्या किया, यह लॉ जो है सो उसको रोक दिया। ये जितनी सारी कुरीतियां थी उसको जो है सो आपका ये जितनी सारी कुरीतियां थे उसका जो है सो यह लॉ उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया। मतलब कि फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यह लॉ जो है सो खत्म कर दिया। मतलब इंडिया से ये दो चीजें खत्म हो गई। अब समझते हैं कि हमने बेगार की बात किया, ठीक है। अब बेगार जो है मतलब कि जैसे काम करा लिया, पैसा नहीं दिए, तो ये भी जो है सो इसी में कवर हो गया। आर्टिकल नंबर जो है सो आपका 23 में ये भी कवर हो गया। अब यहाँ पे है कुछ और चीजें हैं जो एक्सेप्शन है। मतलब इसका जो है सो अपवाद क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है कि हमारा मकसद है कि पूरा बैकग्राउंड के साथ चीजों को समझाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो क्या है। अब हाँ, इसका एक्सेप्शन अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शन में जो है सो जगह तो कम बचा, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको EX लिख देते हैं तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्शन है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझिए आप। तो बोलता है कि अब स्टेट मतलब कि सेंटर जो है सो, स्टेट का मतलब कि राज्य सरकार, स्टेट का मतलब राज्य सरकार या
केंद्र सरकार। तो हमारा जो है सो वीडियो जो आर्टिकल नंबर 12 स्टेट को डिफाइन किया है वो जाके देखिएगा प्रीवियस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 12 जो स्टेट को डिफाइन करता है, तो यह स्टेट जो है सो मतलब किसी भी आदमी के लिए देश के हित में काम करने के लिए या नेसेसरी सर्विस को काम करने के लिए नियम बना सकता है, ठीक है, रूल बना सकता है। जैसे मिलिट्री सर्विस हो गया या इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो गया या रेलवे सर्विस हो गया, जैसे हड़ताल नहीं कर सकते, इस टाइप की चीज है। तो यहाँ पे जो है सो आपका स्टेट ने जो है सो इसका एक्सेप्शन में रखा कि स्टेट जो है सो आपको कंपलसरी काम करने के लिए बोल सकता है, मतलब कि रूल बना सकता है और आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया कि वह जो रूल होगा वह रिलीजन के आधार पे नहीं होगा, रेस के आधार पे नहीं होगा, कास्ट के आधार पे नहीं होगा और क्या है क्लास के आधार पे नहीं होगा। समझना आप, RRCC को समझ लेना आप। तो वह जो रूल बनाएगा, मतलब स्टेट जो रूल बनाएगा, काहे के लिए रूल बनाएगा स्टेट, किस लिए रूल बनाएगा? स्टेट रूल बनाएगा सेंट्रल सर्विस के लिए, स्टेट सर्विस के लिए, जो पब्लिक के लिए जो सर्विसेज है, जैसे पुलिस में जाना है, फोर्स में जाना है। तो जब लड़ाई चल रही थी आपको कंपल्सरी हर एक घर से एक बच्चा जाएगा। तो लेकिन यह रूल जो बनेगा ना, उसमें ये नहीं कहेगा कि ब्राह्मण के जाएगा, बनिया के नहीं जाएगा, बनिया के जाएगा, इसका नहीं जाएगा, उसका नहीं जाएगा, क्षत्रिय का नहीं जाएगा, ये नहीं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन इसमें रही हुआ एक तरीके से हर एक घर के, चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी क्लास, कोई भी जाति धर्म का बच्चा हो, अगर उसको सरकार ने रूल बनाया कि 18 साल का एक बच्चा जो है पहला बच्चा 18 साल का लड़का हो चाहे लड़की हो सेना में जाएगा तो सेना में जाएगा। इसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कही गई। नहीं तो अगर ऐसा होता तो लोग बोलते कि क्षत्रिय के लड़के ही जाएंगे या बनिया के लड़का ही जाएगा, या इसका मतलब आई एम नॉट एनी मतलब कि क्रिटिसाइज एनी कास्ट। बस हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्टेट रूल बनाएगा तो वो सबके लिए शामिल होगा, मतलब कि सेंटर बनाए तो स्टेट बनाए, वो सबके लिए रूल क्या होगा, एक ही होगा। इस चीज को समझना आपको। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। तो यहाँ तो हमें ऐसा समझ में रहा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल नंबर जो है सो आपका 23, ठीक है। अब हम लोग जो है सो एक आर्टिकल और डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे आर्टिकल में जो लिखा है वो बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखा है और बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो जाहिर सी बात है हर चीज को समझना पड़ेगा, अदरवाइज जो है सो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग अबाउट आर्टिकल 24, ओके। सो आर्टिकल 24 क्या कहता है, अब यहाँ पे देखना कि अब यह जो है सो जनरली ये हो गया हमारा आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में संविधान ने हमारे लिए इसमें क्या प्रावधान किया है, संविधान ने हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 यह कहता है कि यह चाइल्ड राइट से रिलेटेड रूल बनाया है, चाइल्ड राइट से रिलेटेड, ठीक है। यह रूल किस लिए बनाया गया है, चाइल्ड राइट से रिलेटेड रूल बनाया गया है। जनरली जो है सो 23 में जो है सो फोर्स लेबर बेगार के बारे में बात कर रहा है, लेकिन 24 जो है आपका वो चाइल्ड राइट के बारे में बात कर रहा है। तो चाइल्ड राइट जो है यहाँ पे पहले क्या होता था आपको देखिएगा, जो है सो आपका 1781 और 1791 में रूल बना, काहे के लिए, लेबर के लिए, ठीक है। लेबर के लिए रूल बना कि जो है सो लेबर को जो है सो एक्सप्लॉयटेशन से, मतलब शोषण से कैसे बचाया जाएगा, लेबर के एक्सप्लॉयटेशन को कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए जो रूल बना वह जो है सो आपको, और ये जो है सो उस टाइम पे वायसराय मेरे ख्याल से रिपन था, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, मेरे ख्याल से रिपन ही था, ठीक है। तो इन्होंने जो है सो एक रूल बनाया कि बच्चों के लिए और हजारस वर्ग की जगह पे काम नहीं करेंगे। सबसे पहले इनिशिएटिव हम बता रहे हैं। उसके बाद में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो क्या होता था कि चाइल्ड को जो है सो लेबर में जो है सो यूज होता था, मतलब 2 साल मतलब 5 साल 7 साल का बच्चा हो गया तो वह स्कूल नहीं जाता था, वह लेबर का काम करता था। जो छोटे क्लास के लोग थे उनके सारे बच्चों की यही हालत थी। तो जाहिर सी बात है कि मैन पावर का जो है सो ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का जो है सो आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट नहीं होता है तो क्या होगा आपका, जाहिर सी बात है ये बच्चे जो है सो बेगार के काम करेंगे और चाइल्ड लेबर के काम करेंगे तो इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ओवरऑल जो है सो ओवरऑल कंट्री का जो है सो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कंट्री का जो है सो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इस चीज को हमारे संविधान निर्माता देखे समझे कि देयर इज ए सर्टेन प्रॉब्लम इन द चाइल्ड राइट
Due to that, they had included certain right related to child in our constitution, and the right are that is the provision of the employment of the children in factory, and no child below age of the 14 years shall be employed to work any factory or mine or engage in any hazardous employment। मतलब क्या हुआ कि 14 साल के, अब जो संविधान का जो प्रावधान कहता है आर्टिकल नंबर 24 का कहता है, 24 क्या कहता है, तो इट से दैट कि जो है सो आपको प्रोहिबिट किया जो है सो चाइल्ड लेबर को क्या किया गया, यहाँ पे चाइल्ड लेबर को स्टॉप कर दिया गया कि अब जो है सो बच्चे जो है सो आपका लेबर नहीं काम नहीं करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, अपने लाइफ को जिएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि बच्चा हमारे संविधान या हमारा देश किसको मानता है। तो देखो आप जनरली जो है सो 18 साल से लेकर के 18 साल से कम के जितने भी लोग हैं उनको जो है सो चाइल्ड में काउंट किया जाता है, उनको चाइल्ड में काउंट किया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि 59 ईयर्स के प्लस वाले को जो है सो आपका एजिंग पॉपुलेशन कहा जाता है, एजिंग पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एजिंग पॉपुलेशन, अब ये दोनों के दोनों जो है सो क्या है, इन दोनों के दोनों को कहा जाता है कि ये जो है सो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड है, बोझ है, और इनको ये जितना कम रहेंगे इकोनॉमी और उस देश के लिए अच्छा रहता है। और भारत के पॉपुलेशन को अभी क्या कहा जाता है, भारत के पॉपुलेशन को अभी जो है सो यंग पॉपुलेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है सो बिलो द 35 एज ग्रुप के लगभग जो है सो हमारे यहाँ जो है सो 40 से 60% तक लोग हैं भारत देश में जो है सो आपके 35 वर्ष से कम के हैं, ठीक है। तो ये जो है सो ओवरऑल इसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 14 साल तक के बच्चे को कहीं पे जो है सो फोर्स लेबर में, कहीं हजार्डस वर्क में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक्सेप्शन भी है कि बाद में जो चाइल्ड राइट के लिए जो नियम बना है, जैसे टीवी में बाल कलाकार काम करते हैं तो सॉफ्ट वर्क के लिए घर में जो है सो कोई मदद कराना है बच्चे को तो वो करा सकता है, उसके लिए कोई बार्गेनिंग नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो है सो फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं, आप उसको कहीं हजार्डस वर्क में मतलब कहीं खतरनाक जगह पे नहीं उसको काम करा सकते हैं। अगर ऐसा कराते हुए पाए जाते हैं तो आपको फैक्ट्री एक्ट के तहत में या चाइल्ड राइट एक्ट के तहत में आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा और आपको हो सकता है कि जेल जाना पड़ जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 था जिसको हम समझ रहे हैं कि अच्छे से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरे आर्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।